हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा केजरीवाल का ज़मानत पे छूटना या केजरीवाल साहब को ज़मानत मिलना। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा और सोशल मीडिया में काफ़ी डिस्कशन इसके ऊपर आ रहा था कि उन्हें बेल किस वजह से दी गई और किस वक्त दी गई, इन दोनों को सामने रखा गया। मेरा व्यू भी यही था और यही सोशल मीडिया पे चल रहा था कि चूंकि हरियाणा में कांग्रेस से आप पार्टी का अलायंस नहीं हुआ तो और आप पार्टी ने तय किया कि वो सभी 80 या 90 सीट्स के ऊपर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी, तो बीजेपी ने ये समझा और सोच थी उसकी कि अगर केजरीवाल को ज़मानत दे दी जाए तो वो ज़ाहिर है वहाँ कंपेन करेगा और उसके कैंडिडेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जीतेंगे तो नहीं लेकिन वो एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड करेगा और जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। यही सोच सबकी थी और यही बीजेपी की सोच थी शायद। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 तारीख को जजमेंट रिजर्व कर लिया था, अब वो गवर्नमेंट इस तलाश में थी उस मौके की कि किस वक्त इसे प्रोनाउंस किया जाए, किस वक्त इस वर्डिक्ट को दिया जाए। लिहाजा उन्होंने वो 11 या 12 तारीख सितंबर की तय करी। जजमेंट ऑलरेडी रिजर्व था तो उन्होंने टाइमिंग को देखा। चूँकि अक्सर देखने में यह आ रहा है कि जजमेंट रिजर्व करने के 6-6 महीने तक उसे जजमेंट को नहीं सुनाया जाता। एक तो यही गलत है, अगर किसी को जेल होनी है फर्दर तो आप डिले कर दें तो कोई बात नहीं, चूँकि उसे तो जेल में रहना ही है। लेकिन जिसका वर्डिक्ट ये है कि उसे बरी कर दिया गया, उसे ये ज़मानत दे दी गई और उसे 1 या 2 महीने के बाद अब वर्डिक्ट को दें, तो इसका मतलब वो अननेसेसरीली आपने और टाइम के लिए जेल में रखा। यही दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ऑब्जर्वेशंस, एक्चुअली ऑर्डर तो नहीं करती, ऑब्जर्वेशन इतने अच्छे देती है कि लोग बेहद खुश होते हैं, नाचने लगते हैं, डांस करने लगते हैं। उन्होंने कहा इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और बेल जो है वो राइट है। ये सब बातें सबके केस में कर रहे हैं। बेल राइट है लेकिन कुछ लोगों को दे दी जाती है, कुछ लोगों को नहीं दी जा रही है। बड़ा स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करती है ईडी को, सीबीआई को कोर्ट, लेकिन उस पर ऑर्डर पास नहीं करती और हो वही रहा है जो होना चाहिए, जो चल रहा था। एनी हो, अब आइए केजरीवाल साहब पे। तो बीजेपी ने ये सोचा था कि अगर कांग्रेस का और आपका अलायंस ना हुआ तो केजरीवाल को ज़मानत दे दी जाए तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा बीजेपी को और आप पार्टी भी कुछ सॉफ्ट होगी टुवर्ड्स बीजेपी कि उन्होंने हमें बेल दिला दी, हमारे चीफ को, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को, और वो बड़ा स्ट्रांगली जाके कंपेन करेगा जिससे बीजेपी फ़ायदा उठाएगी। क्योंकि बीजेपी की हरियाणा में हालत बहुत ख़राब है। सभी को यही उम्मीद थी कि ये होने वाला है और बीजेपी इसमें अपने गेम में कामयाब हो गई और शायद ये भी था कि शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग बीजेपी और आप पार्टी लीडरशिप में हो गई है। लेकिन केजरीवाल साहब ने जो आने के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने लोगों को एड्रेस किया ऑफिस में, वर्कर्स को, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि केजरीवाल जैसा पॉलिटिकल लीडर ना हिंदुस्तान में कोई था और ना होगा। जिस तरह से उसने बातें करी कि जेल में उसके साथ क्या हुआ, किस किस तरह से उससे लोगों को मिलने से रोका गया, किस किस तरह से उनकी अगर कोई चिट्ठी बाहर चली गई तो उस पर क्या एक्शन और सख्त हुए, सब उन्होंने बहुत अच्छा बोला।
और जिस बहादुरी के साथ उस आदमी ने बीजेपी से टक्कर लेने की बात करी, वो शायद कोई और चीफ मिनिस्टर या कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं ले सकता। और उसने कहा कि मुल्क की और उनकी सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो बीजेपी है और इन्हें हटाना है। तो बीजेपी तो चकरा गई कि ये क्या हुआ। तो जो सोचा जा रहा था कि देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आप पार्टी एंड बीजेपी और इनके बाहर आने से बीजेपी को फ़ायदा होगा, वो सब चीज़ें गलत निकली। वो मैं भी उसी सोच में था, वही सोच थी, मैंने भी एक आर्टिकल लिखा, लेकिन ये सब गलत निकला। और जिस तरह से उसने पुराने लीडर्स के नाम लिए, फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिए, उनके सेक्रीफाइस का नाम लिया और अपनी सेक्रीफाइस की बात कर रहा है, और उसने ये भी अनाउंस कर दिया जो उससे था कि वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, कुर्सी के लालच में सब कंप्रोमाइज करेगा। उसने ये भी ऐलान कर दिया कि मैं विद इन 48 आवर्स चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर दूंगा और दोबारा तभी बनूंगा जब लोग कहेंगे कि हम आपको वोट दे रहे हैं, हम आपको चाहते हैं कि आपकी वापसी हो। है कोई माइकल लाल जो ऐसा हुआ हो? किसी ने ये किया। और ये पहला चीफ मिनिस्टर है जिसे गिरफ्तार किया और इसने जेल के अंदर से एज ए चीफ मिनिस्टर हुकूमत चलाई और चला के दिखाया। और पूरे मुल्क में अपोजिशन पार्टीज को एक मैसेज दिया कि अगर किसी के ऊपर ईडी सीबीआई की रेड होती है, उसे जेल भेजा जाता है, तो वो रिज़ाइन नहीं करेगा, ही विल कंटिन्यू एज ए चीफ मिनिस्टर। ये पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में केजरीवाल ने करके दिखाया। गवर्नमेंट चली, लेकिन चूँकि वो अपनी पब्लिक से, अपने वोटर से मोहब्बत करता है, वोटर से नहीं बल्कि पूरी स्टेट के लोगों से मोहब्बत करता है, वो नहीं चाहता कि वो सफ़र करें। चूँकि उनके लिए कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो कोई कागज़ साइन नहीं करेंगे, वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जाएंगे एंड सो ऑन। तो मीनिंग देयर बाई ये कंडीशंस वही है कि गवर्नमेंट क्रिपल्ड हो जाए, कुछ डिलीवर ना कर सके, और आने वाले इलेक्शन जो 2 फरवरी 2025 में होना है उसमें गवर्नमेंट ये आप पार्टी हार जाए। लेकिन उसने कहा मैं रिजाइन करूंगा, दूसरा चीफ मिनिस्टर बनेगा। और नॉट ओनली दिस, इलेक्शन फरवरी में नहीं बल्कि नवंबर में महाराष्ट्र के साथ दिल्ली का भी कराया जाए। तो ये है सब कुछ उसके पीछे। तो मुझे उम्मीद है हरियाणा में भी भले ही कैंडिडेट्स खड़े हो गए हों, एक कांग्रेस के और इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी कि कुछ सीट्स पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स को डमी कैंडिडेट बना देगी और कुछ सीट्स पर आप पार्टी बना देगी, और वहाँ थम्पिंग मेजोरिटी से नो डाउट कांग्रेस आएगी। लेकिन कांग्रेस की भी बहुत गलती है, उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें शुरू से प्लस माइनस करके जो उनके एलाइज है उन्हें साथ लेना चाहिए। और फिर मैं अगेन रिपीट करूंगा जो मैंने पहला भी कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद एक उभरता हुआ तारा है, एक उभरता हुआ चेहरा है, जो SC ST का बड़ा लीडर है और जो फ्यूचर में वही पॉलिटिक्स करेगा SC ST की। तो उसे इंडिया गठबंधन को साथ लेना चाहिए था और ऑनरेबल नंबर ऑफ सीट्स उसे देनी चाहिए थी। एनी हाउ उन्हें JJP से जाहिर है उसे भी अपना सर्वाइव करना है, उसे भी आगे बढ़ना है। तो उसने उससे क्या, जबकि सब जानते हैं कि JJP जो है वो BJP के एलाई है, 4 साल साथ रही, बाद में उसे उन्होंने गवर्नमेंट से हटा दिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर से JJP के चीफ को। और वो इसीलिए हटाया कि साथ रह कर के शायद वो इतना नुकसान ना पहुंचा पाता अपोजिशन को, या जाटों का वोट ना ले पाता जितना वो अलग होकर के ले सकता है। तो ये सब ये चंद्रशेखर भी समझते हैं, वो दूसरे भी समझते हैं, और मुझे उम्मीद है जो वहाँ होने जा रहा है कि JJP को कोई वोट मिलने वाला नहीं है। उसी तरह से मायावती ने भी वहाँ अलायंस किया है, वही जो पुराने देवीलाल की फैमिली है उससे। जब घर ही में आग लग गई तो ये बाहर के लोग क्या सपोर्ट करेंगे? वही कि मायावती अली यूपी में तो ज़ीरो पर है, वो दूसरी स्टेट में क्या लड़ेगी? उसका काम सब समझते हैं कि शी इज जस्ट नथिंग बट जस्ट टू डिवाइड द वोट। उन्हें किसी तरह से बीजेपी को सपोर्ट मदद करनी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये उसका काम है। तो एक बहुत बड़ा जिस बहादुरी के साथ
अरविंद केजरीवाल ने अपने ख्यालात जाहिर किए, जो अपनी सोच जाहिर की, जो फ्यूचर स्ट्रेटजी बताई, उससे एक नई किरण लोगों के नज़र आ रही है कि शायद दिल्ली का और मुल्क का जो एक फ्यूचर है वो बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। तो नो डाउट नेशनल लीडर जो है वो हमारे राहुल गांधी हैं। और उसके बाद जो बार बार कहा जा रहा था केजरीवाल तो बी पार्टी बीजेपी की, अरे सबसे ज़्यादा जो दंडित किया गया है वो केजरीवाल को। दूसरी चीज़, केजरीवाल सिसोदिया जितने केजरीवाल उसके साथ हैं, उनसे ज़्यादा ईमानदार हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं, ना कांग्रेस में, ना समाजवादी में, ना बीएसपी में, ना बीजेपी में। उनमें एक दो हो सकते, पार्टी एज ए होल कोई भी पार्टी ऑनेस्ट नहीं है, एक्सेप्ट आप में 90% लोग साफ सुथरे हैं, ऑनेस्ट हैं, 2-4% गड़बड़ हो सकते हैं, उसमें भी होंगे। लेकिन जब केजरीवाल को ऐसे लोगों को मालूम होता है, वो उन्हें अलग करता है। एंड केजरीवाल है डिलीवर्ड, उसने हेल्थ दिया, उसने एजुकेशन दी, उनने लेडीज को, फीमेल्स को फ्री सफ़र दिया, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिया, सबको इलेक्ट्रिसिटी दिया। ये तो हिंदुस्तान में न कोई कर पाया आज तक और ना ही कर पाएगा। तो मुझे यही कहना था कि केजरीवाल पे जो लोगों को शक था, जो मैंने भी ये सोचा था कि शायद केजरीवाल को कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसके तहत उसे जमानत दी गई है, जिससे कि वो स्ट्रांगली वहाँ हरियाणा में लड़े, और जब स्ट्रांगली लड़ेगा, ज़्यादा वोट लेगा, तो उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो ख्वाब था बीजेपी का, ये पूरा नहीं होने वाला। तो ये समझिए, जब बुरे दिन आते हैं तो आप अच्छा कदम भी उठाते हैं, उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया।